हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रैब द ज्ञान। हम इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इससे लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट पार्ट पढ़ा था वो हमने पेज नंबर 3 के जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में वहाँ तक कंप्लीट किया था, जहाँ तक अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसके आगे का हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं लास्ट वीडियो का एक क्विक रिवीजन आपको कराना चाहूँगा। तो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे आसपास सभी चीज़ें हैं वो एक छोटी चीज़ से मिलकर बनी हैं, उसका नाम है मैटर। और हमने पढ़ा था कि मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी, फिज़िकली वो कैसा होता है, वो पार्टिकल फॉर्म में होता है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, टाइनी पार्टिकल। हमने इसके लिए एक लाइन भी लिखी थी कि हमारी इमेजिनेशन से ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, 3 टाइप के कैरेक्टर। इसका मतलब है कि दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और सेकंड था दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। और थर्ड था दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पढ़ा होगा उसके बाद। ठीक है, तो ये सब पुराना था। इसके बाद हमने इंटेक्स क्वेश्चन किए थे, कुछ एक्टिविटीज़ भी देखी थी। जैसे इसमें एक्टिविटीज़ 1, 2, ये 1 है, ये एक्टिविटी 2 थी, और फिर 3 और 4 और 5, 6, 7, 8। हमने कुल मिला के 8 एक्टिविटीज़ कंप्लीट की थी और इंटेक्स क्वेश्चन किए थे और कुछ बेसिक जो पॉइंट उसके टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए थे। चलिए ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा स्टेट्स ऑफ मैटर से। हम यहाँ देखेंगे कि मैटर जो है, हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कल देख ली, उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। अब हम देखेंगे कि जो मैटर है उनकी स्टेट्स क्या क्या होती हैं, वो कैसे कैसे हमें मिलता है। तो मैटर का जो स्टेट है वो हमें 3 टाइप के बताए गए हैं। पहला है सॉलिड, फिर है लिक्विड, और तीसरा है गैस। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी और डिस्कस करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। फ़िलहाल अभी हम एक्टिविटी 1.9 पे फोकस करते हैं जो यहाँ पे दी गई है। तो दिया है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries, and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled, or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि हम एक पेन ले लेते हैं, एक बुक लेने को बोला गया है, और नीडल लेने को बोला गया है, एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक हमने ली। अब आपको करना क्या है कि इन सभी सामानों के ऊपर से साइड से स्केच करना है। ठीक है, तो स्केच करोगे तो आपको ये चेक करना है कि क्या इनका कोई फिक्स शेप है। तो हाँ, पेन का फिक्स शेप होता है, ये चेंज नहीं होता। बुक का शेप फिक्स होता है, नेडल का शेप फिक्स होता है, और वुडन स्टिक का शेप भी जो होता है वो फिक्स होता है। तो हाँ, अगर हम बात करें तो डेफिनेट शेप जो है वो होता है इन सभी में। ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, हाँ बाउंड्रीज भी सभी में फिक्स होती हैं। बाउंड्री अपने आप चेंज हो गई। अगर आपने यहाँ पर एक पेन रखा है जो इस शेप में है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि रखे रखे उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो हाँ, उसकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट है, फिक्स है। एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या इन सभी के वॉल्यूम फिक्स होते हैं?
तो इसके लिए भी हाँ, सभी का वॉल्यूम फिक्स है, चेंज नहीं होता है। अब अगला पार्ट है इसमें, व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर आप हैमरिंग करते हो इनमें तो पेन क्या है, टूट जाएगा, बुक पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट नीडल भी हैमर से टूट सकती है या फिर उसका शेप थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। स्टिक जो है वो हैमरिंग से टूट सकती है, ठीक है। पुल्ड, और अब इसमें पुल करने की बात है, अगर आप बुक को पुल करते हो तो वो फट जाएगी, ठीक है। इसके बाद है ड्रॉप्ड, और ड्रॉप करने पर लकड़ी टूट सकती है। निडल का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बुक को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेन हो सकता है टूट जाए, ठीक है। कुल मिला के सब किसी न किसी तरीके से ये डैमेज हो ही रहे हैं। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकते हैं? देखिए, डिफ्यूज़ आप लोगों को पता होगा, हमने लास्ट वीडियो में डिफ्यूज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी। मैं आपको वो दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए डिफ्यूज़न, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था ऑन देयर ओन, कि वो खुद से मिक्स हो रहे हैं। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पर ये सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो सकते हैं? क्या पेन बुक के साथ इंटरमिक्स होता है, कभी डिफ्यूज़ हो सकता है? इसका आंसर है नहीं। इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरमिक्सिंग नहीं कर सकता है, इसका मतलब डिफ्यूज़न यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं हम लोग, नो, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। इसके बाद है ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। अब हम ट्राई करते हैं कि हम इन्हें कंप्रेस करें। कंप्रेस मतलब होता है हम इन्हें दबा के देखें, और इनको बहुत ज़ोर से दबा के देखें, क्या इनमें कुछ शेप में या इनके वॉल्यूम में चेंज आता है। तो पेन को अगर आप कंप्रेस करते हो तो वो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। सेम बुक के साथ भी है, बुक को बहुत कंप्रेस कर लो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बुक कंप्रेस नहीं होती है। निडल के साथ भी सेम है, वो भी कंप्रेस नहीं होगी, और वुडन स्टिक भी कंप्रेस नहीं होगी। तो इसमें से कोई भी कंप्रेस नहीं होगा। इसका नीचे दिया है, आर यू एबल टू कंप्रेस देम, तो इसका आंसर भी है नो, वी आर नॉट एबल टू कंप्रेस देम। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो हो सकता है कंप्रेस तो ना हो, वो टूट जाए, बट कंप्रेस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जितना भी हमने पीछे अभी पढ़ा वो सब किसी एक स्टेट को दिखाते हैं मैटर की, और वो है सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड जब होता है तो कैसा वो बिहेव करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सॉलिड होने के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कि जब कोई मैटर सॉलिड स्टेट में होता है तो उसकी सिचुएशन कैसी होती है। तो सॉलिड का जो होता है शेप, जो होता है वो फिक्स होता है, शेप फिक्स, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। और वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ, ये रिजिड होते हैं। क्या होते हैं ये? रिजिड, ठीक है। रिजिड मतलब आप समझते हो कि ये बहुत हार्ड होते हैं, इनको इजीली हम तोड़ नहीं सकते। इसके बाद इनके जो, अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं। अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर मान लो ये एक वुडन ब्लॉक है, या कोई हाँ, कोई वुडन ब्लॉक या कोई मेटल है, तो अगर इसको आप जूम करके देखोगे इसके अंदर को, तो ऐसा कुछ दिखेगा कि इसके जो मॉलिक्यूल अंदर हैं वो टाइटली बहुत पास पास पैक्ड होते हैं, वो ऐसे होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में स्पेस नहीं है, इसका मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स। ठीक है, इसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा, इन दोनों के बीच में स्पेस कितना है, बहुत कम। तो इनके लिए आप सॉलिड्स के लिए ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो नेग्लिजिबल होते हैं ये, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबल, ये नेग्लिजिबल होता है। कंप्रेसिबल मतलब ये कंप्रेस नहीं होते हैं, बहुत छोटे से अमाउंट पे हुए तो हुए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अच्छा मैं इनको नंबर दे देता हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ा आसान रहे। तो ये इसकी पहली कंडीशन, ठीक है। अच्छा एक और होती है, इसमें लिखेंगे हम मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी, डेंसिटी अगर आपको नहीं पता है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के बारे में इतना ही अभी काफ़ी है। इसके बाद अगर कुछ और न्यू होता है तो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद चलते हैं एक्टिविटी 1.10। इसमें क्या बोला गया है चेक करते हैं। यहाँ है कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। तो इन सबको कलेक्ट करो। हाँ ठीक है, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अप 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स। अच्छा, आपको अलग अलग कंटेनर लेने हैं और उन कंटेनर्स में इसे रख लेना है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। Put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquid are spilled on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain same? तो इसमें क्या बोला गया है, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। यस, तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने अलग अलग कंटेनर्स में इन अलग अलग आइटम्स को रख दिया, उसके बाद इन्हें आप नीचे गिरा देते हैं और किसी एक को 50 ml मेज़र करके किसी दूसरे कंटेनर में रख देते हैं। तो क्या उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, क्या वो 50 ml ही होगा? जैसे मान लो मैं यहाँ पे इन सब की बात नहीं करता हूँ तो दो की बात कर लेते हैं। मान लो ये मेरा पहला कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है, और मान लेते हैं कि यहाँ इस मार्क पे ये 50 ml के हैं और इसमें हमने भर दी कोल्ड ड्रिंक, ठीक, और इसमें हमने रख दिया मिल्क। तो अब क्या होगा, मान लेते हैं कि मिल्क हमने गिरा दिया और ये मिल्क यहाँ गिर गया, फैल गया। ठीक है, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक भी कहीं फेंक दी। लोग कोल्ड ड्रिंक भी यहीं फेंक देते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक का कलर चेंज कर देते हैं। या आपने कोल्ड ड्रिंक यहाँ फेंक दी। इसके बाद आप इस मिल्क को किसी मेजरिंग आइटम से उठाते हैं, किसी भी चीज़ से उठाते हैं और कंप्लीट उठा लेते हैं इसको, और इसे
इस कोल्ड ड्रिंक वाले बकेट में या कंटेनर में डाल देते हैं, तो क्या ये 50 ml होगा? क्या इसका वॉल्यूम वही होगा जो पहले था? तो इसका आंसर होगा हाँ, वॉल्यूम सेम रहता है, क्योंकि लिक्विड्स का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, शेप भले ही चेंज हो रही हो बट वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो नीचे क्वेश्चन दिया है एक, डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम? तो यस इसका आंसर है, ओ सॉरी, इसका आंसर है नो, शेप सेम नहीं रहता। ठीक है, इसमें ये नो है, और ऊपर वाले का डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? यस, वॉल्यूम रिमेन द सेम, ऊपर वाले का आंसर यस। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? तो yes, it flow easily। क्या हमें कभी एक बॉटल से ग्लास में पानी डालने में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, वो इजीली फ्लो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसका आंसर भी यस है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टफ कुछ था नहीं, बेसिक चीज़ें आप लोगों ने इन जनरल लाइफ में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल अब आते हैं हम लिक्विड स्टेट पे। ओके, तो लिक्विड स्टेट के बारे में जितना भी हमने पिछली अभी एक्टिविटी में किया, उसके बिहाफ पे हमें बताना है कि लिक्विड स्टेट कैसी होती है। तो सेम जैसे हमने सॉलिड में उसके चीज़ें बताई थी, वैसा ही यहाँ पे बता देते हैं कि लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं होता, तो इसका नो फिक्स शेप, शेप फिक्स नहीं होगी, क्योंकि आप लिक्विड को ग्लास में डालो तो वो ग्लास के शेप का हो जाता है, आप उसको बॉटल में डालो तो बॉटल के शेप का हो जाता है, बाल्टी में डालो तो बाल्टी के शेप का, तो शेप चेंज होता रहता है, बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, और कैन फ्लो, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ्लो हो सकते हैं, तो कैन फ्लो। जैसे सॉलिड में क्या था, वो रिजिड था, बट ये रिजिड नहीं है, ये क्या है, फ्लो हो सकता है, इसमें फ्लूइडिटी है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी। ठीक है, और क्या होता है इसमें, अच्छा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो जैसा हमने वहाँ देखा था सॉलिड में, वहाँ सॉलिड में क्या था, ये मैं आपको सॉलिड का लिख रहा हूँ पहले। सॉलिड में जो पार्टिकल थे वो इतने पास पास पैक्ड थे। ठीक है, इतने पास पास वो पैक्ड थे, बट इधर लिक्विड में क्या होता है, उनके बीच में थोड़ा गैप होता है। यहाँ पर ये इतना गैप होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। ठीक है, अच्छा, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम है तो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, सॉलिड से ज़्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक देन मोर देन सॉलिड। कौन है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये इन दो पार्टिकल्स के बीच का गैप, ये सॉलिड के कंपैरिजन में हमारा ज़्यादा है। ठीक है, इनको नंबर दे देता हूँ ताकि आप इसको इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओ। और ये 5th। अच्छा, हमने और क्या लिखा था सॉलिड के लिए, देखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी और डेंसिटी के बारे में। तो कंप्रेसिबिलिटी, ये सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा कंप्रेसिबल है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, यहाँ हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा है, तो अगर आप कंप्रेशन के दौरान इनमें फोर्स लगाते हो तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा बहुत आपके फोर्स की वजह से, उस प्रेशर की वजह से
ये एक दूसरे के पास पास आ सकते हैं, तो ये कंप्रेस हो सकते हैं। बट सॉलिड की सिचुएशन में क्या था, वहाँ बीच में स्पेस था ही नहीं, तो वो कंप्रेस हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो लिक्विड का ये जो बीच का स्पेस है, इसे आप प्रेशर देके थोड़ा कम कर सकते हैं, तो कंप्रेस ही हो सकता है। अब लिखते हैं मोर कंप्रेसिबल मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। ठीक है, ये 6 पॉइंट हो गया। और अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, वो क्या होगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो होगा डेंसिटी का, कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी इसमें सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। डेंसिटी लो देन सॉलिड्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 6 और यहाँ पे लिखते हैं 7। तो ये सब पॉइंट्स हैं हमारे लिक्विड के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 1.11, इसे देखते हैं। एक्टिविटी 1.11 में आपको दिख रहा होगा, यहाँ दे रखा है टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक सिरिंज दे रखी है यहाँ पर, और इस सिरिंज की जो ये नोज़ल है, इसको एक रबर कॉर्क से बंद कर दिया है, रबर कॉर्क से। और रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। अच्छा, तो आपको 3 सिरिंज लेनी है ऐसी, और उन तीनों सिरिंज के ये जो पीछे पिस्टन होते हैं उनको निकाल देना है। लीविंग 1 सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीस ऑफ द चॉक इन द थर्ड। अच्छा, एक में कुछ नहीं होगा, उसमें नॉर्मल एयर होगी, और दूसरे में आप वाटर रख रहे हो, और तीसरे में आप पीस ऑफ चॉक्स भर रहे हो। तो insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline of the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. तो कुल मिला के हमें 3 टाइप के अलग अलग जो मैटर की स्टेट्स हैं, उनके 3 एग्जाम्पल्स को हमने सीरीज के अंदर रखना है। पहला उसमें क्या दिखाया गया है, गैस है, गैस मतलब एयर, नॉर्मल एयर, जिसमें कुछ नहीं रखा उसमें क्या होगा, एयर। और सेकंड में हमने सिरिंज में क्या रखा है, वाटर, जो किसे डिनोट करता है, लिक्विड को। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट को दिखा रहा है। और तीसरा पीस ऑफ चॉक, तो वो क्या है, सॉलिड। तो पीस ऑफ चॉक सॉलिड। तो आप इनको तीनों को रखोगे, उसके बाद प्रेस करोगे, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन। तो आपको पता है कि किस में ईजिली तुम्हारा पिस्टन पुश होगा। तो सबसे इजी जो है वो एयर में, जिस सिरिंज में एयर होगी उसे आप इजीली क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एयर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, उसे आप कंप्रेस कर सकते हो। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल जो है वो है आपका एयर, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड्स। सॉलिड को तो कंप्रेस बहुत ही मुश्किल से किया जा सकता है। ठीक है, एयर कंप्रेस किया आपने, सबके बाद उसके बाद आपका वाटर जो रखा है वो थोड़ा कम कंप्रेस होगा, और उसके बाद पीस ऑफ चॉक, वो तो होंगे ही नहीं शायद, उसमें तो आपका सिरिंज जो पिस्टन है वो मूव हो ही नहीं पाएगा आगे। ठीक है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। अब इस एक्टिविटी से आपको क्या पता लगता है, सिंपल सी बात है, हमें ये पता लगता है कि एयर मोर कंप्रेसिबल है, वाटर एयर से कम कंप्रेसिबल है, बट पीस ऑफ चॉक से ज़्यादा कंप्रेसिबल है। और पीस ऑफ चॉक बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं है, हम उसमें बिल्कुल भी सिरिंज को, पिस्टन को मूव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं गैसेस स्टेट के बारे में। जो जो चीज़ें आपने ऊपर सॉलिड और लिक्विड के बारे में लिखी हैं, सेम उसी बिहाफ पे हम इस बार ये सब लिखने वाले हैं गैसेस के लिए।
तो ठीक है, गैसेस के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, नो फिक्स शेप, शेप फिक्स नहीं होता इनका। क्यों? क्योंकि देखो गैस, सॉलिड में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल बहुत पास पास थे, ये सॉलिड के लिए था, ठीक है। और हमने देखा था लिक्विड के लिए मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर थे, कुछ गैप था उनके बीच में। बट गैसेस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा और दूर, तो इनके बीच में काफ़ी गैप होता है, ठीक है। इसीलिए इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता, ये कहीं भी मूव कर रहे होते हैं। तो नो फिक्स शेप। दूसरा, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब गैसेस का क्या है, आप उसको छोटे डब्बे में रखो तो ये वहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा, बड़े रूम में इसको रखो तो वहाँ भी ये उतना ही रूम जितना स्पेस ले लेता है, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इसके बाद ये भी जैसे पानी फ्लो हो सकता था, जैसे लिक्विड आपका फ्लो होता है, वैसे ही इट कैन फ्लो। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी दूर दूर है, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना होता है, नेग्लिजिबल। उसको ले लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और क्या होता है इसमें, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस कितना है, बहुत ज़्यादा है, तो मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। और क्या हो सकता है, कंप्रेसिबिलिटी, हाईएस्ट, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं ये, ठीक है। और क्या रह गया है, पहले इनको मैं नंबर दे देता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अच्छा, 7 में होगा डेंसिटी। तो डेंसिटी तो इसकी बहुत लो होती है, लो डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा गैसियस स्टेट के बारे में, तीनों स्टेट पढ़ ली हैं। अब चलते हैं इंटेक्स क्वेश्चन के पास। ये पेज नंबर 6 में, आपके एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 6 में जो इंटेक्स क्वेश्चन है ये वो है। तो इन्हें आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपका कंप्लीट आंसर नहीं लिखवाऊंगा, बस थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि किस में क्या आंसर हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसने क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीज़ दे दी है, आप इसको लिख भी सकते हो, ये डेफिनेशन बन गई है बहुत अच्छी डेंसिटी की। तो जहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिल गई, इसे आप लिख सकते हैं। क्या लिखा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम of a substance is called density, is called density। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो ऊपर डेफिनेशन को देख के ही समझ में आ रहा है, तो ये हमने लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, कहाँ क्वेश्चन करने आए थे, कहाँ डेंसिटी की डेफिनेशन मिल गई, अच्छी बात है। बट तो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब आप ये जो आपको कुछ दिए हुए क्वेश्चन में, इन्हें इंक्रीजिंग डेंसिटी में लगाइए। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी की तो ज़्यादा होगी इनसे, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो इन सब में अगर चेक करोगे तो सबसे कम डेंसिटी होगी एयर की, ठीक है। सबसे कम डेंसिटी होगी किसकी,
एयर की। क्यों? क्योंकि एयर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम जिसका बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी उसकी कम होगी, ठीक है। और मास एयर का बहुत कम होता है, उससे भी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो बता दूं, वॉल्यूम और डेंसिटी ऑपोजिट मतलब इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और मास और डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपस में डायरेक्ट लिंक करते हैं। तो किसी का अगर मास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर के बाद कौन है? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। तो अगला आंसर होगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। अच्छा, हो सकता है बहुत लोगों को डाउट हो कि एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में एयर की डेंसिटी कम क्यों है। तो ऐसा होगा कि एयर क्लीन है, बट एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो होगा उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे, क्योंकि वो कहीं से निकल रहा है ना, एग्जॉस्ट हो रहा है, तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे, तो उसकी वजह से उसका मास ज़्यादा होगा, और उसका मास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अब होगा ये एग्जॉस्ट हो गया, अब आ गया कॉटन। अब कॉटन जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉटन लिख देते हैं। कॉटन के बाद कौन है ऐसा? वाटर, और वाटर के बाद हनी, एंड हनी के बाद चॉक, एंड सबसे लास्ट में आयरन। देखो ये सेंसिबल भी है, सेंस बना रहा है कि कॉटन का क्या है, कॉटन का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और कॉटन का मास भी कम होता है तो डेंसिटी भी कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। वाटर और हनी में आपको पता है कि कौन ज़्यादा डेंस है, तो हनी ज़्यादा डेंसिटी होती है हनी की। और चॉक तो सॉलिड में आ गया, और आयरन सॉलिड। तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये तो हमने इससे पहले ही पढ़ लिया है, और इसी बात को हम वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ें। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो टैबुलेट मतलब आप जो मैटर ऑफ स्टेट्स हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड, इन तीनों के लिए एक टेबल बना दीजिए विद कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने जो अभी बनाया है ऊपर, ये मेरे ख्याल से टेबल की फॉर्म में बन सकता था, बट मैंने बनाया नहीं, बट ये सही है। इसको आप बस एक टेबल की फॉर्म में रख दीजिए, साइड में इधर से लिख दीजिए शेप, वॉल्यूम एंड फ्लूइडिटी और रिजिडिटी, और इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसका एक टेबल बन सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये हमने किया हुआ है अभी ए पार्ट। बी में चलते हैं, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी, ओके। अब रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी होती है टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन इट्स शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। क्या मतलब है इसका? कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, और उसके बाद आप उस फोर्स को हटा देते हो, वो वापस से अपनी उस पुरानी शेप में आ जाता है, तो इसे बोलते हैं रिजिडिटी, ठीक है। और इसके बाद क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी भी सिंपल है, जब आप किसी भी मैटर को उसमें प्रेशर देके, फोर्स लगा के उसे कंप्रेस करते हो, तो अगर वो कंप्रेस हो सकता है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, अगर कोई इस लायक है कि वो कंप्रेस हो सकता है तो, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, कंप्रेस क्यों होते हैं? वो होते हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से। अगर उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा हैं तो वो कंप्रेस हो सकते हैं, बट अगर उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं या बहुत कम है, तो वो कंप्रेस भी बहुत मुश्किल से होते हैं, ठीक है। अगला है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी है टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो। अगर कोई भी पार्टिकल किस मैटर का फ्लो हो सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे उसकी फ्लूइडिटी। अगला है फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर का क्या दिखाना है? अच्छा, इस पर कुछ भी बताना है मैं। अच्छा, गैस कंटेनर को फिल करना बहुत इजी है। गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो इजीली कहीं भी इधर उधर मूव करते हैं,
उनका वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो वो इजीली चारों तरफ मूव करते हैं, प्रेशर लगाते हैं अपने जहाँ भी वो जिस भी कंटेनर में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक कंटेनर को गैस से भरना बहुत ईजी है, उसको हम इजीली भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है शेप। शेप जो है, हमें पता तो है शेप क्या होता है। देखिए आपके पास अभी हमने जब मैटर के 3 फॉर्म पढ़े हुए हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैस, तो शेप सॉलिड का फिक्स होता है और लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है, और ना ही गैसेस का शेप फिक्स है। तो शेप जो है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जिस मैटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, देखिए मैं इसके लिए से नीचे कर देता हूँ। अगर किसी मैटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है या ज़्यादा है, हाई है, तो उसका शेप क्या होगा, वो फिक्स होगा, शेप चेंज करना मुश्किल होगा। और सॉलिड का क्या होता है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है तो उनका डेफिनेट शेप होता है, जबकि लिक्विड और गैस का ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात का फ़ायदा नहीं है, हमें पता है शेप के बारे में। अगर फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करना, मैं इसके बारे में फिर से एक एडिशनल वीडियो में ये सब कंप्लीट कर लूँगा। अगला है काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो ये हमने पहले ही बात की है, इवन मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखवा रखी है पिछले लास्ट वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं एक बार। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी पार्टिकल में उसके मूवमेंट की वजह से एनर्जी पजेस्ट है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लास्ट है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में हमने अभी अभी बात करी है, इसकी हमने ऊपर फॉर्मूला भी लिखा है, तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत अब नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड, गिव रीजंस अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। हाँ, तो इसका आंसर है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग। गैसेस में जो होता है हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो कहीं भी चारों तरफ मूव करते रहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, इन वेसल्स को इजीली कंप्लीटली फुल कर देते हैं। ठीक है, ये पहला है। सेकंड है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसका भी सेम ही रीज़न है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। देखिए गैस पे पास बहुत प्रेशर होता है, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कैसे, क्यों, उनके पास होती है हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो चारों तरफ इजीली मूव करते रहते हैं, वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड और सॉलिड्स। तो इसीलिए वो इसी कंटेनर की वॉल पे प्रेशर दे सकते हैं। उनका रैंडम मोशन होता है, जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं ना, मैंने ऊपर इस वाले स्टेटमेंट दिखाया नहीं, हाँ यहाँ पर है, ये जो गैस के पार्टिकल्स इसमें आपको दिख रहे हैं, इनका रैंडम मोशन होता है, कोई भी कहीं कोई भाग रहा है, ये यहाँ को जा सकता है, ये यहाँ को कहीं को भी, इनका वो डिपेंड करता है, मतलब हमें नहीं पता, बट मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। हाँ, वुडन टेबल सॉलिड होता है, क्यों, क्योंकि उसका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, वो और क्या होते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, शेप और वॉल्यूम फिक्स है। हाँ, उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, जो भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें दिखती हैं, इसीलिए एक सॉलिड है, सिंपल सा। ठीक है, डी में चलते हैं। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हाँ, तो सिंपल है कि हवा में तो हमारा हाथ इजीली मूव कर सकता है, क्योंकि हवा के पास जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो बहुत कम है। ये मैं दो टर्म बार बार बोल रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर
स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्पेस होता है ये जो इनके बीच का गैप है, और फोर्स है जो ये किस फोर्स से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है ना, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, इनमें कन्फ्यूज मत होना। तो अभी क्या बात चल रही थी, वी कैन ईजिली मूव अवर, हम हाथ को हवा में ईजिली मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से हम इजीली हवा में हाथ मूव कर सकते हैं, बट सॉलिड्स में ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत हाई फोर्स की ज़रूरत होगी, और हम नॉर्मल फोर्स के साथ नहीं कर सकते हैं। फिर से सेम रीज़न है कि अगर ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत हाई होता है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम होता है। तो इस रीज़न से हम इसे इजीली खुद से नॉर्मल फोर्स के साथ नहीं तोड़ सकते हैं, और कराटे एक्सपर्ट जो इसको तोड़ सकते हैं वो बहुत फोर्स के साथ इसमें प्रेशर देते हैं, तो इजी तब ये टूट सकता है उस सिचुएशन में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू मोस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसके बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने यहाँ पे वाटर लिया, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा, ये वाटर है मान लीजिए, और इसके ऊपर ये आइस एक क्यूब रखी है, तो ये फ्लोट करती है इजीली। ये पूछा है कि क्यों करती है, कि जो वाटर का डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि ये सॉलिड है इसकी डेंसिटी होगी हाई। तो इसका रीज़न ये है, इस आइस क्यूब के अंदर छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स भी होते हैं जब ये बन रही होती है, तो इसकी वजह से इसका मास कम हो जाता है। तो मास कम होने की वजह से इसका जो डेंसिटी है, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, हमने ये ऊपर पढ़ा है बहुत जगह पे, तो मास कम हो जाने की वजह से इसका डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में इस नीचे वाटर की कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और तब ये तैर पाता है। ठीक है, अगर किसी की हाई डेंसिटी हो तो वो हमेशा डूब जाएगा। जैसे अगर मैं इसमें लोहे का कोई बॉल फेंक दूंगा तो वो इसमें डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हाई डेंसिटी होगी। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा।